अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है वो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक तमाम के तमाम जो चैप्टर हैं वो रिलेटेड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बेसिकली चैप्टर नंबर 7 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि एंशियंट टाइम, जो आज तकरीबन 200 साल पहले और बहुत पुराने दौर की ये बात है, एंशियंट टाइम में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स थे उनको डिवाइड किया गया था दो क्लासेस में। एक क्लास को हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरी क्लास को हम कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंशियंट टाइम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन थी वो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। जो वर्ड ऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिज्म से निकला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिक मीन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। यानी ऑर्गेनिक हम कहते हैं वो चीज़ जो लिविंग के अंदर हो। लिविंग थिंग्स के लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे एंशियंट टाइम में वो ऑर्गेनिक थी। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक मीन्स परटेनिंग लाइफ। पहला पॉइंट था हमारा, पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक वो हैं जो परटेन करते हैं, जो लाइफ के बारे में बताते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं। नंबर 2, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। वो तमाम के तमाम कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 3, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेन सोर्स है वो है एनिमल्स और प्लांट्स। बेसिकली जो आपके पास एनिमल्स हैं वो भी लिविंग हैं और जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग हैं। अब जो एनिमल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और हम एनिमल से क्या ऑब्टेन करते हैं? मीट, मटन, बीफ, चिकन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके पास जो है एनिमल से हम हासिल करते हैं। इसी तरह हम प्लांट से क्या हासिल करते हैं? वेजिटेबल्स, जितनी भी हम वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं वो प्लांट से हासिल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो एनिमल और प्लांट से हासिल होते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम एनिमल या प्लांट से ये हासिल करते हैं मीट, चिकन, बीफ, वेजिटेबल्स, तो हमें क्या मिलता है? वो गेट प्रोटीन्स। अगर हम मीट खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं जो कि हमें एनिमल से मिल रहा है, उससे हम क्या हासिल करते हैं? प्रोटीन्स। फिर हम लिपिड्स हासिल करते हैं, जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें, मसलन मीट, मटन या बीफ के अंदर चिकनाई भी होती है। फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन हासिल करते हैं। तो ये कहाँ से हम हासिल करते हैं? प्लांट से या एनिमल से। तो एंशियंट टाइम में ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो प्लांट या एनिमल से हासिल हों, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल दोनों ही लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम हासिल करते हैं। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कौन कौन से हैं? इनके मेन सोर्स कौन से हैं? रॉक्स, हम जो है पत्थर, मिनरल्स, एलम, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हम ज़मीन के नीचे से हासिल करते हैं। यानी ज़मीन के नीचे से हम मिनरल्स निकालते हैं। ज़मीन के नीचे से हम जब भी हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो हमें डिफरेंट तरह की मेटल्स मिलती हैं। यानी हम सोडियम क्लोराइड हासिल करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट हम कहाँ से हासिल करते हैं? बेसिकली ज़ेरे ज़मीन जो है हम मिनरल्स, रॉक, सॉल्ट, इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भी हम कहाँ से हासिल करते हैं? ज़ेरे ज़मीन जो है हम ज़मीन के नीचे से कैल्शियम के जो हैं वो डिफरेंट तरह के हमें जो है वो पत्थर मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल्स। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनसे जो हम जो कंपाउंड हासिल करते हैं उन्हें हमने कहा कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो कंपाउंड हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते थे उनको हमने कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो पहले नंबर पे एंशियंट टाइम पे ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो हमारी। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जैकोब बर्जीलियस। जैकोब बर्जीलियस ने 1815 में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक पेशीन गोई की। इसने एक जो है वो थ्योरी पेश की। इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक क्या है?
आपके पास जो है वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि जैकोब बर्ज़िलियस ने 1815 में जो है ये इसने पेश की थी, इसकी जो डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेम थी जो कि एंशिएंट टाइम में थी। इसने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने पहले भी पढ़ा, वो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। बिकॉज इन दीज ऑर्गेनिज्म देयर एग्जिस्ट ए मिस्टेरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। उसने कहा कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड जो कि प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं वो क्या हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक फोर्स पाई जाती है जिसे उसने कहा मिस्टीरियस फोर्स, रूहानी कुव्वत। क्योंकि आपको पता है जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं, जानदार चीज़ों की एक रूह होती है, बेजानदार चीज़ की कोई रूह नहीं होती। उसने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक रूहानी कुव्वत पाई जाती है, मिस्टीरियस फोर्स, जिसे उसने वाइटल फोर्स का नाम दिया। ये फोर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसको उसने कहा कि ये जो वाइटल फोर्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर ये नहीं पाई जाती वाइटल फोर्स। और दूसरा उसका पोस्टुलेट ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री, यानी जैकोब बर्ज़िलियस ने 1815 में ये कहा था पहले नंबर के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होती है, रूहानी कुव्वत, जो कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। क्योंकि ये मिस्टीरियस फोर्स, वाइटल फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, इसलिए उसने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स और एनिमल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा नंबर के ऊपर उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते, क्योंकि लेबॉर्ट्री के अंदर कोई ऐसी वाइटल फोर्स नहीं पाई जाती जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। और नंबर 3 के ऊपर उसने कहा कि दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी में बेसिकली ये बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी पाई जाती है, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये लेबॉर्ट्री के अंदर आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लेबॉर्ट्री के अंदर ये वाइटल फोर्स नहीं पाई जाती। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा था, तीसरी थ्योरी पेश की, इसका नाम था वुलर, यानी इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक वुलर। फ्रेडरिक वुलर ये जो था फ्रेडरिक वुलर ये स्टूडेंट था जैकोब बर्ज़िलियस का, ये बर्ज़िलियस का स्टूडेंट था। उसने थ्योरी पेश की 1815 में और इसने थ्योरी पेश की 1828 में। उसी के स्टूडेंट था ये, और इसने अपने उस्ताद की थ्योरी को रिजेक्ट किया। ये जर्मन केमिस्ट था। ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। क्यों? बेसिकली वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लैब के अंदर, यानी वो क्या कर रहा था कि एक उसके पास एक कंपाउंड था अमोनियम सायानेट, यानी स्टेटमेंट क्या ही सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वुलर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज किया था, जिसका नाम था यूरिया। ऑर्गेनिक बिकॉज प्रेजेंट इन एनिमल फीसिस। मैंने पहले कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एनिमल से या प्लांट से हासिल होते हैं। तो आपके पास ये जो यूरिया है ये चूँकि आपके जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स की फीसिस में से यूरिया मौजूद होता है। हमें ये पता है कि जो एनिमल्स हैं उनकी फीसिस के अंदर यूरिया मौजूद है। यूरिया हम एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं फसलों के अंदर। उसने यूरिया तैयार किया जो कि ऑर्गेनिक है फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट, यानी वो एक एक्सपेरिमेंट करता था और वो अमोनियम सायानेट को हीट कर रहा था। जब उसने अमोनियम सायानेट को बहुत ज़्यादा हीट किया तो हीट करने के बाद उसके पास जो नया कंपाउंड बना वो था यूरिया। तो वो हैरान हो गया कि वो अमोनियम सायानेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया यूरिया। और उसे कैसे पता था कि यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक है? क्योंकि हमें ये पता था उस वक़्त एंशिएंट टाइम में ये चीज़ मालूम थी कि ये यूरिया है वो एनिमल की फीसिस से हासिल होता है, और एनिमल चूँकि ऑर्गेनिक हैं, लिविंग हैं, इसलिए जो आपके पास यूरिया है वो भी ऑर्गेनिक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट है नीचे अमोनियम क्लोराइड
और पोटाशियम सायानेट, इन दोनों को हीट किया तो अमोनियम सायानेट और पोटाशियम क्लोराइड बना। अब ये जो अमोनियम सायानेट है इसको मज़ीद हीट किया, NH4CnO, जो एरो नंबर 2 है, हीट और रीअरेंजमेंट, तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बना वो यूरिया था। यानी अगर आप गौर करें तो अमोनियम सायानेट इनऑर्गेनिक है, नॉन लिविंग है, और जो यूरिया है वो ऑर्गेनिक है और लिविंग है। अब ये चीज़ हम हमारे पास देखें इसको कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया में देखें हमने यूज़ किया अमोनियम सायानेट NH4, उसके ऊपर प्लस है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और आगे C∧N। ये है अमोनियम सायानेट का फार्मूला। अगर आप गौर करें तो अमोनियम के ऊपर NH4 के ऊपर प्लस है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है। तो अगर आप गौर करें अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर प्लस और माइनस हो तो इसका मतलब कि वो आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर अमोनियम सायानेट एक आयनिक कंपाउंड है, इसको जब हीट किया तो इसके नतीजे में बना कंपाउंड यूरिया। अगर आप गौर करें तो यूरिया जो है NH2C ऑक्सीजन NH2, ये जो है यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये एनिमल की फीसिस से लेते हैं, एनिमल के जो फुजलात होते हैं, एनिमल का फुजला, यानी यूरिया को हम खाद के तौर पर यूज़ करते हैं, एनिमल के फुजलात में से हम लेते हैं। यूरिया जो है लिविंग के अंदर पाया जाता है, एनिमल की फीसिस के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये ऑर्गेनिक है क्योंकि ये लिविंग है। अब अगर आप गौर करें तो यूरिया के अंदर जो बॉन्डिंग है वो है कोवलेंट, जबकि हमारे पास अमोनियम सायानेट के अंदर जो बॉन्डिंग है वो है आयनिक। याद रखें आयनिक बॉन्ड हमेशा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। अमोनियम सायानेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस बात का क्या सबूत है? बेसिकली इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, अमोनियम के ऊपर प्लस है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी आयनिक कंपाउंड से मैच करती हैं सारी। और यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक है। क्यों ऑर्गेनिक है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले प्रिपेयर किया गया। जो हमारे पास बर्जीलियस था वो तो कहता था कि लेबॉर्ट्री के अंदर आप कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। उसी के शागिर्द ने वुलर ने सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो अब जो बर्जीलियस ने कहा कि आप तो 1815 में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर ही नहीं कर सकते लेबॉर्ट्री के अंदर, फिर उसके बाद उसी के शागिर्द ने वुलर ने ये बात रिजेक्ट कर दी जब उसने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया लेबॉर्ट्री के अंदर अमोनियम सायानेट से। जबकि इससे पहले ये ख्याल किया जाता था कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। तो इस तरह वुलर की थ्योरी रिजेक्ट हो गई जब उसी के स्टूडेंट ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। उसके बाद जो नेक्स्ट थी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है कि दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है। यानी मेन क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कार्बन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आपको 98% कार्बन एज अ मेजर स्केलेटन मिलेगी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। इसलिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मैं बाद में बताता हूँ, पहले देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर जो विच कंटेन्स कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दो मेजर एलिमेंट हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेजर एलिमेंट हैं, जिनमें कार्बन सबसे मेजर एलिमेंट है 98%। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, साथ नाइट्रोजन मिलेगी, सल्फर मिलेगी, फास्फोरस मिलेगी और हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपने याद रखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में 98% कार्बन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को अगर मैं एक वर्ड में बयान करूं, द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके अंदर मेजर एलिमेंट 98% कार्बन होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादातर
इकट्ठे होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन लिंक होते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, यानी टोटल बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्ड मोस्टली ऑफ 10 एलिमेंट। 10 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन, इन सब को मिलाएं तो टोटल 10 बनते हैं। ये टोटल 10 बनते हैं जब आप क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, 4 हैलोजन के, एक फास्फोरस का, एक सल्फर का, एक नाइट्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन को मिलाए तो टोटल 10 एलिमेंट मिले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम टोटल 10 एलिमेंट्स पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो सिर्फ 10 एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जबकि दूसरे 108 एलिमेंट जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी जो बाकी पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट है, टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से 10 एलिमेंट को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और 108 एलिमेंट जो बाकी हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर होना चाहिए, तब जाके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेन पहले नंबर के ऊपर कार्बन और दूसरे नंबर के ऊपर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये जो हैं, या ये जो आपके पास सल्फर, फास्फोरस हैं, ये एज ए डेरिवेटिव लगे होंगे और साथ लिखा हुआ है विच डील्स विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। अब इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा कि डेरिवेटिव से क्या मुराद है। ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, यानी हाइड्रोकार्बन। इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। और अब उसके बाद ये डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव वाले पॉइंट को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि डेरिवेटिव वाला पॉइंट जो है वो क्या है। अब देखिए, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, सबसे पहला कंपाउंड देखिए मीथेन लिखा हुआ है, उसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं ऑर्गेनिक है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं, ऑर्गेनिक है। अब ये देखिए मिथाइल ग्रुप, अब 1 हाइड्रोजन मीथेन में से रिमूव कर दिया और यहाँ पर लगा है CH3, एक वैलेंसी उसकी फ्री है। अब इस एक बाड की जगह जो एक वैलेंसी उसकी फ्री है, उसकी जगह जो ब्लैक है एक क्लोराइड लगा दिया जाए तो इसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। यानी 1 हाइड्रोजन की जगह आपने एक क्लोराइड लगा दिया, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। यानी मीथेन जो था उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन तो मौजूद है, लेकिन मीथेन का डेरिवेटिव कौन है कि अगर आप 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उस 1 हाइड्रोजन की जगह अगर आप एक क्लोराइड लगा दें तो CH3Cl। अगर आप ये जो आपके पास मीथेन है उसमें 4 हाइड्रोजन है, इन चारों हाइड्रोजन की जगह आप 4 Cl लगा दें। देखिए मैंने एरो में लगाया हुआ है यहाँ पर ग्रीन कलर में 4 Cl लगा दी हैं, दरमियान में कार्बन है वो शो नहीं किया। अगर आप एक कार्बन के साथ 4 Cl लगा दें, यहाँ पर Cl लगे हुए हैं, तो अब यहाँ पर गौर करें, आपने हाइड्रोजन की जगह 4 Cl लगाएं। अब यहाँ पर जो 4 Cl लगे हैं, अब यहाँ पर ये हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बन, कार्बन का डेरिवेटिव, यानी आपने 4 हाइड्रोजन की जगह 4 क्लोराइड लगा दिया ना, तो CCl4 ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एमसी क्यों आ जाता है कि CCl4 ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। कोई पूछे क्यों ऑर्गेनिक है, हालांकि इसके अंदर तो हाइड्रोजन नहीं है, तो आपने कहना है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर आप कोई भी कंपाउंड लगाते हैं जो मैंने गिने हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो मैंने पहले गिने हैं, इनमें से अगर आप कोई भी लगा देते हैं तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। कार्बन तो ज़रूर मौजूद होना चाहिए, लेकिन कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन हो, क्लोराइड लग जाए, फ्लोराइड लग जाए, ब्रोमाइड, इनमें से कोई भी लग जाए तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। इसी तरह इस स्ट्रक्चर में देखें CH3 में 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन की जगह OH लगा हुआ है, यानी 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने OH लगा दिया। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कार्बन, यानी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन को आपने हटा दिया तो वहाँ पर OH लगा दिया। मीथेन में 4 हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन की जगह आपने 4 Cl लगा दिए, इससे हम कहते हैं डेरिवेटिव। उसकी जगह हम ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर चौथा स्ट्रक्चर देखें, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखें टोटल 4 हाइड्रोजन है, 3 इस तरफ है और 1 ऊपर है, लेकिन नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने 1 हाइड्रोजन की जगह दूसरा ग्रुप लगा दिया, इस तरह हम कहते हैं कि डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास देखें कि पहली एग्जांपल में हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन में आपके पास बेसिकली CH4 आपके पास मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर उसने येलो कलर से हाइड्रोजन को शो किया हुआ है। अब इस येलो कलर वाले हाइड्रोजन की जगह
अल्कोहल ऊपर लिखा हुआ है, येलो में OH लिख दिया हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लिखा तो आपके पास बन गया मिथाइल अल्कोहल। अब इसी तरह इसी पहले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H लगा दिया। पहले हाइड्रोजन को देखो मीथेन वाला, इसी हाइड्रोजन की जगह आपने C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH लगा दिया, एसिड बन गया। इस तरह आप H को रिप्लेस करके आप कोई भी ग्रुप लगा दें। अगर आप H को रिप्लेस करके OH ग्रुप लगाएंगे तो अल्कोहल, अगर H को रिप्लेस करके C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H लगाएंगे तो आपके पास एल्डिहाइड, H को रिप्लेस करके आप C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH लगाएंगे तो एसिड बन जाएगा। यानी H को रिप्लेस करके आप कोई भी ग्रुप लगाएंगे तो उसका डेरिवेटिव होगा। लेकिन मेन चीज़ याद रखनी है कि कार्बन उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हो। ये तमाम के तमाम जो कंपाउंड अभी मैंने लिखे हैं ये ऑर्गेनिक है क्योंकि इनके अंदर कार्बन मौजूद है। उसके बाद आपके पास है एक्सेप्शनल बिहेवियर याद रखना है। ये अक्सर एंटी टेस्ट में या वाइवा में पूछ लेते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर में देखें, कंपाउंड विच कंटेन कार्बन बट नॉट ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक। आप देखें कंपाउंड है आपके पास, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मौजूद है, इसे ऑर्गेनिक होना चाहिए लेकिन इनऑर्गेनिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन मौजूद है, इसे ऑर्गेनिक होना चाहिए लेकिन इनऑर्गेनिक है। इसी तरह कार्बोनेट, इसके अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन इनऑर्गेनिक है। बाइकार्बोनेट, CN सायानाइड, HCN आइसोसायानाइड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड। इसी तरह एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इनके अंदर भी कार्बन मौजूद है क्योंकि एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड और ग्रेफाइट, इनके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों? वाई? नंबर 1, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हैं। ये कैटिनेशन शो ही नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। नंबर 2, इनमें से ज़्यादातर जो हैं दे हैव आयनिक बॉन्ड मोस्टली इन देयर स्ट्रक्चर। कार्बोनेट देखें, बाइकार्बोनेट देखें, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, इनमें आयनिक बॉन्ड हो सकता है मोस्टली स्ट्रक्चर्स के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हो भी तब भी आप देखें सिलिकॉन कार्बाइड में कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करती है इनऑर्गेनिक के साथ। इसी तरह इनमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक नहीं है। बहुत स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिस तरह आपके पास है CN, इसी तरह HCN, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक नहीं है। कार्बन जो है वो लिंक्ड है नाइट्रोजन के साथ। याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की निशानी ये भी कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक्ड होते हैं, जबकि इन तमाम एग्जांपल्स में एक्सेप्शन है। ये आपने याद रखना है, ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है हालांकि इनमें कार्बन भी है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ इनऑर्गेनिक से मैच करती हैं। और इसके बाद कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, मतलब एक कंपाउंड ऐसा है NH2, इसमें कार्बन नहीं है, ये भी एक्सेप्शन याद रखें। कंपाउंड विच हैव नो कार्बन एंड हाइड्रोजन बट ऑर्गेनिक, इसे हम कहते हैं हाइड्राजीन, इसमें कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक है क्योंकि ये डेरिवेटिव है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब देखें जो मेन चीज़ है जो आपने बुक से याद करनी है उसके ऊपर ज़रा निशान लगा लें। मेन चीज़ जो बुक से याद करनी है चैप्टर नंबर 7 आपका जो है वो उसमें आपने वाइटल फोर्स थ्योरी, आपका जो बुक का है पेज नंबर है 118, 118 पेज है आपकी बुक का, 118 पेज है बुक का। और इसमें लिखा हुआ है पहले नंबर के ऊपर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें नीचे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में लाइन नंबर 7 के ऊपर मैंने मार्कर से उसको लिखा जो है वो हाईलाइट भी किया हुआ है वाइटल फोर्स थ्योरी। एक तो आपने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, अभी नोट कर लें कि हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया। एक तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये लिखा हुआ है दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय, जो लाइन नंबर 8 है वहाँ पर लिखा हुआ है दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय, इसके ऊपर आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, यहाँ इस तरह भी आ जाता है एक्सप्लेन द वर्क ऑफ वुलर, यानी वुलर का जो वर्क था फ्रेडरिक वुलर, उसका वर्क क्या था ये आप बताएं। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये है जो आपने पेज नंबर 119 तक
जो इक्वेशन लिखी हुई है वहाँ तक करना है। और दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड से ऊपर जहाँ पर लिखा हो ना वाइटल फोर्स थ्योरी, उसकी आपने लाइन नंबर जो आपके पास है 7, दिस बुक की लाइन नंबर 7 से लेकर जहाँ पर लिखा हुआ वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ तक आपने लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी से आगे आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर आपने यहाँ पर सनेरी रूफ के अंदर लिखा हुआ है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो सनेरी रूफ वाली डेफिनेशन है वो आपने याद करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ